ऑनरेबल स्वामी जी, डॉक्टर रुपेश जी, आचार्य मनीष जी और मित्रों, डायबिटीज क्या है वो इसी बात से समझ सकते हैं कि आचार्य जी ने बोला कि 11 बजे टाइम है। मैं यहाँ पहुंच गया 11:15 बजे, फरीदाबाद से सुबह 4 बजे का निकला हूँ और आके देखा कि ढूंढने के बाद इलेक्शन मिल गया मुझे, कोई नहीं मिला। ठीक है ना। तो खैर डायबिटीज भी ऐसे ही है कि खाना पहले पहुंच जाता है। इंसुलिन तो उतना ही बनता है जितना नॉन डायबिटिक लोगों का, लेकिन इंसुलिन देर से पहुंचता है। दोनों का टाइम मैच नहीं करता है। दैट इज डायबिटीज। ऐसा नहीं कि डायबिटीज वाले पेशेंट की इंसुलिन कम बनता है, बल्कि उनका ज्यादा बनता है या फिर उतना ही बनता है, लेकिन जो टाइम मैच नहीं कर पाता। इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइमिंग, राइट। तो जिस तरह से कार्यक्रम सारे कार्यक्रम में ऐसे होता है भारत में, तो अगर 11 बजे सोचा तो मान ही लो कि 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होना है ना, ऐसे मान ही लो, है ना। तो दैट इज डायबिटीज। तो हमारी सोसाइटी में ये डायबिटीज है, राइट। तब भी आने में उतना ही टाइम लगा, आपको जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, प्रोग्राम भी उतनी ही देर का होगा, लेकिन एवरीथिंग इज शिफ्टेड अहेड, राइट। बॉडी के केस में इसको डायबिटीज बोलते हैं। तो इस शिफ्ट को हम कितनी देर में ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? वो कर तो सकते हैं 2-3 दिन के अंदर, चाहे आप 2-3 दशक से डायबिटीज की गोलियां ले रहे हैं, 2-3 दशक से, राइट। तो शुरू करते हैं सीधे स्टेट। पहली बात यह है कि जो आपको समझनी होगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आप सहमत ना हो, तो वो सवाल के लिए मैं थोड़ा टाइम छोड़ूंगा। अगर आपके सवाल होंगे तो मैं दूंगा। इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए कि आप कन्विंस्ड हैं, राइट। और कन्विंस होने के लिए आपके सवाल हो भी सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, किडनी फेलियर भी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज द बिगेस्ट डिजीज। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो मुझे पता है कि अगले 5 मिनट में ये बात समझ लेंगे और उसके बाद से आधी बीमारियां या बीमारी की चिंता आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। तो इसको समझाने के लिए एक मॉडल में लेके आया हूँ। मुझे लगता है इस मॉडल की मदद से आपको मैं समझा पाऊँ। इस मॉडल को देखिए, इसको दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। ये मॉडल आपकी हेल्प करेगा। पहली और सबसे बड़ी बीमारी, डायग्नोसिस डिजीज। इमेजिन कीजिए कि आप फुटबॉल प्लेयर हैं और दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, ऐसे इमेजिन कीजिए। और आप जीतेंगे तब जब आप इसमें गोल कर देंगे, और मैं एज ए फार्मा कंपनी मैं तब जीतूंगा जब आप गोल ना कर पाए, राइट। तो अब क्या है कि आप तो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी, आप तो गोल कर ही देंगे तभी सबसे अच्छे हैं। तो आप कहीं से भी ये बॉल को गोल कर रहे हैं, और बीच में जब आप थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, चुपके से इस गोल पोस्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब आए, लेकिन आप तो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, आप फिर गोल कर देंगे। लेकिन मैं फिर, जैसे ही आपने इधर उधर अपना ध्यान दिया, मैं इसको पकड़ा, आपने गोल दोबारा, तो फिर से मैंने बोला कि अब तो गोल करो आप। लेकिन आप फिर अच्छे खिलाड़ी हैं, 2-4 बार कोशिश करने में फिर भी गोल कर दें। तो फिर मैंने क्या किया, इसके बाद रूल और चेंज कर दिया कि गोल इधर से नहीं करना है, गोल उस कोने से करना है, उस कोने से करना है, इस बॉल से नहीं करना, एक बड़ा बॉल दे दूंगा उससे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ दुनिया ये देख रही है कि गोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दुनिया ये नहीं देख रही है कि भाई गोल पोस्ट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। दुनिया ये नहीं देख रही कि गोल करने के नियम बदलते जा रहे हैं। फिर अल्टीमेटली एक नियम बना दिया, गोल तो करना है लेकिन आंखों में पट्टी होनी चाहिए, तभी हम गोल मानेंगे। तो इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दुनिया के कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आप गोल कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह से सारी सिचुएशन को बना देंगे। तो बस ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपने देखा, यही आज की सच्चाई है। तो इसको अगर हम देखें अपने अलग अलग मेडिकल कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो 1977 में हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन की किताब अगर आप पढ़ते हैं, जो कि सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, तो तब कोलेस्ट्रॉल का जो टोटल 300 से ऊपर अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का रहेगा तभी उसे हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाएगा। लेकिन 1988 आते हुए वो 300 का 250 हो गया, अपने आप ही ना जाने कैसे। और जब 250 हो गया, वही गोल पोस्ट वाली बात, वो गोल पोस्ट छोटा हो गया, कम हो गया। तो 10% ज्यादा लोग जो जिनका 250 से 300 के बीच में कोलेस्ट्रॉल रहता होगा, तो दे ऑल्सो केम अंडर कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, ऑटोमेटिकली उनकी गोलियां शुरू हो गई। फिर ATP 1 1988 एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल 1 का एक रिकमेंडेशन आया। उस रिकमेंडेशन में उसको 240 कर दिया, गोल पोस्ट को थोड़ा और छोटा कर दिया, और साथ में एक कंडीशन और लगा दिया कि भाई अगर 240 के नीचे आया तब भी नहीं, साथ में LDL भी होना चाहिए, राइट। तो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को भी एक नया पैटर्न जोड़ दिया। तो ऐसा करते ही 20% लोग और बढ़ गए जो कोलेस्ट्रॉल के घेरे में आ गए।
लेकिन फिर ATP2 आ गया, तो उसमें HDL को भी जोड़ दिया कि HDL के आंकड़े को भी पूरा करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे उसको गोल हो गया, राइट। तो ऐसे करने में 20% से 30% पहुंच गया। फिर 2001 आते आते ATP3 पैनल का रिपोर्ट आ गया, तो उन्होंने चुपके से एक और वर्ड डाल दिया, ट्राइग्लिसराइड। याद कीजिए, आज से 25 साल पहले ये शब्द आपने सुना नहीं होगा, लेकिन अब ट्राइग्लिसराइड लगता है कि हमें पैदा होते ही ये शब्द हमारे दिमाग में आया होगा, जबकि इट इज एज ओल्ड एज 25 years बैक। तो उससे 48% मोर पीपल केम अंडर द सर्कल ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो धीरे धीरे आपको बात समझ आएगी यहाँ पे कि एक टाइम पे जिनको कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बोला जाता था, अब वो घेरे में आते हैं, घेरे में आते हैं। और आज की बात अगर करें राइट नाउ, आप तो हॉस्पिटल जाने को जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो बताएंगे कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो नो मैटर अबाउट, राइट, आपको कोलेस्ट्रॉल दवाई तो ले ही लेनी चाहिए, है ना। तो मतलब आंखों में पट्टी बांध ही दी है, अब आप बड़े खिलाड़ी के कर ही नहीं पाएंगे, है ना। 40 साल से ऊपर है। एक बार तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये भी आया कि जब कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टैटिन, तो क्यों ना हम पानी के टंकी में डाल दें, पानी से अपने आप ही कोलेस्ट्रॉल की दवा लोगों के घर में जाएगी, वो पियेंगे पानी, तो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट अगर है तो, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया गोल्ड पोस्ट वाला, ये सिर्फ एक आंकड़े के लिए नहीं है। कितने सारे रिपोर्ट आपने कभी भी किए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, उन सबका अगर आप इतिहास थोड़ा सा देखेंगे पिछले 40 साल 50 साल का, तो आपको यही पैटर्न मिलेगा। एक एक करके मैं दिखा सकता हूं आपको। जो लोग थायराइड की गोलियां लेते हैं 2003 से पहले अगर वो लेते होंगे, तो 6 से नीचे अगर TSH रहा होगा तो इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। लेकिन 2001 में नई रिपोर्ट आ गई कि नया रिकमेंडेशन आ गया दैट 6 became 3, यानी कि 4-5 वाले जो नॉर्मल माने जाते थे, अब वो थायराइड के घेरे के अंदर आ गए, वो गोल नहीं कर पा रहे। तो अगर देखें तो हर थोड़े थोड़े दिन में, हर थोड़े थोड़े महीने में वो गोल्ड पोस्ट आपका छोटा होता जा रहा है। अब अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, ज्यादा कॉमन है, तो ब्लड प्रेशर की अगर आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर की रिकमेंडेशन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी एक होड़ है। WHO है, वो बोलती है 120/80 होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ है, वो बोलती है 120/80 होना चाहिए। यूरोपियन गाइडलाइन बोलता है 140/90। कॉकरेन की रिपोर्ट कहती है 160/100 पे ऊपर हो तो ही दवाई लेनी चाहिए। ज्वाइंट नेशनल कमेटी रिपोर्ट 8, वो उन्होंने ये अपना एज वाइज थोड़ा कैटेगराइज कर दिया। आज की टाइम में आप लोग जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, वो सब नया, इस साल की बात है, एक नया डेफिनेशन शुरू कर दिया कि 115/95, 115/75 होगा। इससे अगर नीचे ऊपर है तो ही ले लो, मतलब 120/80 से भी नीचे कर दिया, राइट। जो जिनको आप टॉप डॉक्टर मानते हैं उनसे पूछ के देखिए, आप में से कुछ लोगों ने पूछा भी, राइट। तो आप देख रहे हैं गोल पोस्ट किस तरह से छोटा होता जा रहा है। तो इस आंकड़े के हिसाब से, इस क्राइटेरिया के हिसाब से हेल्दी वही है जिसने अपना टेस्ट ना कराया हो। जो भी टेस्ट करेगा वो फिर घेरे में आ ही जाएगा, राइट। तो अब मान लीजिए कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन आंकड़ों में से कौन सा वाला आंकड़ा आपको ज्यादा पसंद आएगा? 115 वाला। तो आप क्या करेंगे, उस वाले आंकड़े को लेंगे, उसी को लेके हर जगह प्रचार करेंगे। प्रचार करने के पैसे आपके पास, तो पब्लिक जो पढ़ेगी, आप तो जर्नल पढ़ेंगे नहीं, आप तो अखबार पढ़ेंगे, तो उसमें जो दिखाई देगा वो वही दिखाई देगा जो मोस्ट वेल पब्लिसाइज्ड हो। जो ज्यादा पब्लिसाइज्ड है वो ज्यादा ट्रू है, कोई जरूरी नहीं है। पब्लिसाइज्ड वो है जिससे ज्यादा अर्निंग होती है, जिससे ज्यादा पैसा मिलता है, वही ज्यादा पब्लिसाइज्ड होगा। तो सारे के सारे फार्मा कंपनी मिला के कोशिश करेंगे कि भाई जो आंकड़ा सबसे नीचे, फिलहाल तो 120/80 ऑफिशियली है, तो इसी को हर जगह फैला दो, और ये हमारे दिमाग में घुसा दिया। अब अगर कोई ये सोचे कि भाई कितना बीपी शुड बी नॉर्मल बीपी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए आप मानव के इतिहास को देख सकते हैं, पूरी दुनिया को देख सकते हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पे लगभग लोगों की बीपी ऑन एवरेज 150/90 रहती थी, यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत है। और नॉर्वे ही एक ऐसा देश है जहां पे लोगों की आयु सबसे लंबी होती है। ऑन एवरेज एक आम इंसान 80 साल तक तो जीता ही है। अब जरा सोचिए, यहाँ का एक डॉक्टर अगर नॉर्वे चला जाएगा तो क्या सोचेगा? बोलेगा इन सबको हार्ट अटैक आ जाएगा सर, ये दवाई देके बीपी कम कर दो। अब क्या हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक आता है? इसका जवाब यही होगा कि जिन जिनको हार्ट अटैक आया है, क्या उनका ब्लड प्रेशर हाई था? इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश की गई, और ये लैंसेट जो दुनिया का नंबर 1 जर्नल है, नंबर 1, उसमें यह निकला कि जिनका ब्लड प्रेशर
लेस देन 120/70 रहता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर रहता है, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा इन कंपैरिजन टू जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपको बोलता है कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होंगे, तो आप पूछिए भाई आप रिसर्च पेपर दिखाओ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, राइट? वो बोलेगा या मैं बोलूंगा तो नहीं मानना। कितने लोग क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, सबूत कौन दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इस बात को अगर आप मानते हैं, देन यू विल बी एबल टू रिलेट विद मी। अब देखिए, ब्लड प्रेशर एक्चुअली कितना रहना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप जब भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो आपको अपने ब्लड प्रेशर से ही चेक करना है, कंपैरिजन। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के बाद सोल्यूशन पे आएंगे, अभी तो सिर्फ प्रॉब्लम पे है। मान लीजिए मैं अभी वियतनाम गया था, मुझे एकदम ध्यान आया यार, रुपेश जी के लिए तो एक चप्पल लेना था गिफ्ट करने के लिए, तो लेकिन उनका तो साइज मैंने लिया नहीं। तो मैंने क्या कि वियतनाम में 10 लोग रैंडमली पकड़ लिए, सबके साइज ले लिए। किसी ने बोला मेरा साइज 8 है, 5 है, 10 है, 6 है, सबका साइज को प्लस करके डिवाइडेड बाई 10, एवरेज आ गया 7। मैंने इमेजिन चप्पल छोटा हो गया। मैंने अरे चप्पल छोटा कैसे, चप्पल तो मुझे ठीक बड़े साइज का, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी पैर की। तो ये है कि आप अपने पैर को चप्पल के हिसाब से ढालना चाहते हैं, जबकि चप्पल आपके पैर के हिसाब से होना चाहिए। यू आर ट्राइंग टू फिट योरसेल्फ इन द पैरामीटर जो आपके लिए है ही नहीं। आप एक ऐसे पैरामीटर में फिट करना चाहते हैं अपने पैर को जो आपके हिसाब से नहीं बना, जिसमें जिन लोगों के एवरेज लिए गए वो न जाने कहां के लोग हैं। अच्छा, तो कितना साइज नॉर्मल साइज होगा? कोई भी साइज नॉर्मल होगा ना, जिसका भी जो साइज है वो उसके लिए नॉर्मल है ना, क्योंकि उस साइज के पैर में वो अच्छी तरह चल पाएगा, भगवान को पता। मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर रहता है, 20 साल से जानता हूं, 100/60 या 70 ऐसे ही रहता है शुरू से। सो दैट इज हर नॉर्मल। किसी का किसी दिन उसका 120/80 हो जाएगा, अब उसका हाई है। यू टू अंडरस्टैंड दैट। तो जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो आपको ये देखना है इतिहास में, इन योर हिस्ट्री, व्हाट हैड बीन योर ब्लड प्रेशर, राइट? तो किसी का, गांधी जी का ब्लड प्रेशर कितना रहता था? 200/100। क्या आपको लगता है वो हेल्थी नहीं थे, एनर्जेटिक नहीं थे, हार्ट अटैक से मर गए या मर जाते, राइट? कोई ऐसा सिम्टम था? वो सुपर एनर्जेटिक थे, उनके लिए वही उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। आपका नॉर्मल, इनका चप्पल साइज होता है 12 हो, मेरा हो सकता है 8 हो, राइट? तो दैट इज माई नॉर्मल। सो नॉर्मल का जो डेफिनेशन है, दैट में चेंज एंड दैट शुड चेंज विद द पर्सन, जिस जिस इंसान का वो बॉडी है। तो अब आंकड़ों के जाल में फंसा के, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्लड शुगर की, कितना ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए, इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। उनमें से एक रिसर्च पेपर जो 1983 का है, ये आपके सामने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, क्योंकि इसी को ज्यादा लोगों ने फॉलो किया। उसको देखने के लिए कि ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो ये देखा गया जिन लोगों का ब्लड शुगर 227 से नीचे है, उनमें रेटिनोपैथी या डायबिटीज बीमारियां नहीं है, और जिनका ब्लड प्रेशर लगातार 227 से ऊपर रहने लगता है, उनमें भी 17% को रेटिनोपैथी हो गई। तो यहाँ पहली बार आया कि भाई कट ऑफ 227 होना चाहिए, कट ऑफ। इससे नीचे होगा तो कोई बीमारी नहीं, इससे ऊपर होगा तो सबको बीमारी नहीं, कुछ लोगों को बीमारी, तो ये कट ऑफ है। लेकिन जब ये सारे टेस्ट होते हैं, तो याद रखिए वो जो ब्लड लेते हैं वो वेन से लेते हैं, है ना, सिरिंज से लेते हैं। लेकिन आप जब ब्लड चेक करते हैं घर पे, किससे चेक करते हैं? कैपिलरी से। जब भी कैपिलरी से चेक करेंगे, तो आपका ब्लड ब्लड शुगर 10% ज्यादा आएगा ऑन एवरेज। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, वेन से ब्लड लीजिए तो 200 आएगा, तो कैपिलरी से लेंगे 220 आएगा, है ना, ज्यादा आएगा। तो लेकिन आप तो कैपिलरी से लेते हैं, तो आपके हिसाब से अगर इसी आंकड़े को देखें, 227 प्लस मे बी 10% कितना हो जाएगा? करीब 250। तो 250 से नीचे नीचे अगर ब्लड शुगर है बिना किसी दवाई के, तो दैट शुड बी कॉल्ड एज ए कंट्रोल ब्लड शुगर ऑन एवरेज। ऑन एवरेज हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान हो जिसका 300 ही उसका नॉर्मल हो, बट रेयरली ऐसा होता भी है। तो आपका नॉर्मल क्या, हर एक का नॉर्मल थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे हर एक के पैर के साइज थोड़े थोड़े अलग हो ही सकते हैं या होते ही हैं। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ इस तरह के जो जितने सारे स्टडीज हुए हैं, सालों साल के स्टडीज, जो ऑफिशियल जो एक आंकड़ा आया है 1979 में, 200 से नीचे जिनका है ब्लड शुगर, खाना खाने के 2 घंटे बाद, वो नॉर्मल, उससे ऊपर है तो डायबिटीज। ये पहला डेफिनेशन है 1970, जो वाइड स्प्रेड सबने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वही वाली बात फुटबॉल के गोल पोस्ट की,
1997 आते आते अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक नया आंकड़ा डाल दिया कि भाई इसमें एक चीज और जोड़ दो, फास्टिंग, वो 200 से नीचे हो ना हो, लेकिन साथ में फास्टिंग भी 126 से नीचे होना चाहिए। फिर 2003 में उसको भी 126 को 100 कर दो। फिर 2010 आया, नहीं भी HbA1c को भी जोड़ दो, और वो अगर 5.6 से ऊपर होगा तो तब भी हम डायबिटीज मानेंगे, चाहे पहले वाले दो क्राइटेरिया मैच होते हो कि नहीं। आप गौर करेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक एक चुपके चुपके नए नियम आते जा रहे हैं और गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं। और ऐसे में एक टाइम अभी तो आ ही चुका है कि भाई अगर आप ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सारे आंकड़े चेक करेंगे, कोई ना कोई तो गोल के बाहर आ जाएगा, चाहे आप कितने बड़े फुटबॉल प्लेयर क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया के सबसे हेल्दी इंसान क्यों ना हो। मैंने तो ये एक बार चैलेंज दिया था, ये चैलेंज मंच से दोहरा देता हूँ। कोई भी हेल्दी इंसान लाके दिखा दो जिसके सारे आंकड़े पैरामीटर के हिसाब से हो, एक भी दिखा दो, राइट, पैरामीटर के हिसाब से नहीं हो, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आएगा, तो मैं ये साबित कर सकता हूँ इन पैरामीटर को लेके चलें, दुनिया का हर इंसान बीमार, हर इंसान बीमार है। बीमार सिर्फ वही नहीं है जो जिसने अपना टेस्ट ना कराया हो, वो बीमार नहीं है। तो बोलना ये चाह रहा हूं कि द बिगेस्ट डिजीज इज द डायग्नोसिस। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बीमारी है तो आपको कौन बताएगा? आपकी बॉडी बताएगी। आप बताइए, जब पेट दर्द होता है कौन सा टेस्ट बताता है? जब सिर दर्द होता है कौन सा टेस्ट बताता है? जब कमजोरी फील होती है कौन सा टेस्ट बताता है? जब ब्रेथलेसनेस लगता है कौन सा टेस्ट बताता है? जब एंजाइना होता है तो कैसे पता चलता है? डॉक्टर बताता है आपको या आप डॉक्टर को बताते हैं? आप ही बताते हैं ना। तो जब आपको इमोशनली आप डाउन है तो कौन बताता है? डॉक्टर बताता है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से आपका स्ट्रेसफुल है? नहीं, आप बताते हैं। मान लो मैं किसी के आंसू की बूंद लाके आपको दे दूं, टेस्ट करके बताइए खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है? दुनिया का कौन सा टेस्ट है जो बता देगा कि ये खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है? इतने सारे टेस्ट हैं, तो कौन बता सकता है खुशी के आंसू के दुख के आंसू है? जिसके आंसू है वो बता सकता है ना। तो आपकी बॉडी आपको लगातार सिग्नल दे रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस सिग्नल को इग्नोर करके जो ऑलरेडी जो वाइड स्प्रेड पब्लिसाइज्ड है उसको मान रहे हैं, अपनी आंख अपनी बॉडी को नहीं मान रहे। बस यहीं से बीमारी शुरू होती है, क्योंकि यहां से इलाज शुरू होगा ना। इलाज इज द डिजीज, राइट। लेकिन फिर भी आंकड़े कभी कभी देखने पड़ते हैं हमारे हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि लोग जब आते हैं हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में, तो अक्सर दवाइयों को लेके ही आते हैं। वो दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने बॉडी को पोल्यूट कर दिया। अब दवाई को टेपर डाउन करना है तो हमें एक आंकड़ा, कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जिसके भरोसे हम दवाइयों को टेपर डाउन करें। हट, तो एक आंकड़ा जो आपको याद रखना है, 250, 250 mg पर डेसीलीटर। 250 मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर बिना किसी दवाई के आपका ब्लड शुगर 250 से नीचे आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल। ब्लड प्रेशर में भी 250 का आंकड़ा याद रखिए। अगर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऊपर और नीचे वाले दोनों मिला दीजिए, अगर 250 से नीचे आ रहा है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल रेंज में। मान लो किसी का 150/90 है तो टोटल कितना हुआ? 240 हुआ, तो 250 से नीचे है ना। सिमिलरली टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है, परफेक्ट है बिल्कुल। LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 250 से ऊपर है तो क्या हमें दवाई लेनी चाहिए? अगर 250 से ऊपर आपका कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो दवाई तब भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन तब आपको कोलेस्ट्रॉल खाना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन से फूड में कोलेस्ट्रॉल है? वेरी सिंपल। भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता सिर्फ जानवरों को दी है, एनिमल्स को। वी आर एनिमल्स, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है। तो एनिमल फूड बंद कर दीजिए। अच्छा बताइए, डेयरी प्रोडक्ट प्लांट फूड है कि एनिमल फूड है? एनिमल फूड, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है। काजू प्लांट है कि एनिमल है? तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जब भी कोई चीज आप उठाए खाने के लिए, आप ये बताइए इसका सोर्स प्लांट से है कि एनिमल से? कहा प्लांट से है, खा लेता हूँ। काजू ढेर सारा खाइए, कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं उसमें, क्योंकि भगवान ने प्लांट को शक्ति नहीं दी कोलेस्ट्रॉल बनाने की। आपकी बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितनी बॉडी की आवश्यकता है। अब जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, दैट बिकम्स एक्सेस। तो एक्स्ट्रा खाना ही नहीं है। अभी आज से 10 दिन पहले में लेक्चर था, और जब मैंने बोला कि एनिमल फूड खाना छोड़ दो तो वो आधे लोग तो जाने लगे। तो मैंने रोका, मैंने कम कर दो, ऐसा करो कि वो वाला एनिमल खाया करो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। तो कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? क्योंकि वो तो सारे एनिमल ईटर हैं, वियतनामीज, है ना। तो मैंने कहा कि याद रखिए, लेस नंबर ऑफ लेग्स, जितने कम पैर हो जानवर के उतने कम कोलेस्ट्रॉल। बकरी है, सुअर है, 4 पैर, खूब कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल नहीं खाना कभी। मुर्गी से 2 ही पैर है,
चलो थोड़ा बहुत खा लेना, खाना ही है तो वहां तो बोलना ही पड़ता है। मछली एक भी पैर नहीं है, चलो फिर भी ये उससे अच्छा है, राइट। एक आदमी ने बोला सांप खा सकते हैं, कोई पैर ही नहीं उसको, लिटरली। हाँ तो लेकिन सांप के स्किन के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ लेग्स, स्मॉल स्मॉल लेग्स, बहुत सारे। तो यानी कि कितना खतरनाक है। ऑक्टोपस 8 पैर छोड़ दो, यानी कि उनको तो मैं यही बोलता हूँ कि जब आप खाएंगे, खाने से पहले पूछ लो भाई कितने टांग है इसमें। 4 टांग छोड़ो यार, 2 टांग कभी कभी खा लो, 1 टांग फिर उससे बेटर है। मतलब ये कि आइडिया ये है कि जो चीजों में कोलेस्ट्रॉल है या तो उसको पूरी तरह छोड़ दो, और जो लोग ये कसम ही खा रही है छोड़ना नहीं है तो कम कर दो, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगा के रीएडजस्ट करो। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं वही वाला ज्यादा है, तो उसको तो कम किया जा सकता है। नाउ यू नो हाउ टू डू इट, राइट। दवाई लेके अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोई कोशिश करेगा, याद रखिए दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एक न्यूट्रिएंट है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप एक अंडा लीजिए और उसको लैब में भेज के बताइए इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है। 68% एग के अंदर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, और बाकी सारा कुछ मिला के बाकी सब कुछ प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स। तो एक अंडे से चिड़िया बनती है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोलेस्ट्रॉल का ही है, पूरी जिंदगी आ जाती है। तो हमारे बॉडी के जितने सारे फंक्शनिंग आप जानते हो, चाहे बाल से लेके नाखून से लेके ब्लड से लेके ऑल काइंड ऑफ हार्मोन से लेके, इसमें कोलेस्ट्रॉल के या आउटर लेयर ऑफ द ईच ऑफ द सेल सब कुछ कोलेस्ट्रॉल ही तो है। जो चीज सब कुछ है जिससे जिंदगी शुरू हुई है उसी को आप कम करना चाहते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल को, उसके ऊपर मेरी किताब है, वो किताब आगे मैं लिंक दे दूं। ये किताब क्या है यहाँ पे, हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिकल फ्रॉड। ये किताब आप पढ़ेंगे, या डायबिटीज गाइडलाइन, जिसके बेसिस पे मैंने 250 का ये आपको बताया। तो ये स्क्रीन पे जो लिंक है इसमें जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे अमेजन वगैरह में तो बिक ही रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि इसके डीप में जाना है तो ये रेफरेंस है, ऐसे जस्ट बिना रेफरेंस के नहीं है। एक आखिरी एक आंकड़ा है, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आते हैं, करना क्या है। क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ डेराबस्सी में है, पंचकुला में है, बाकी अलग अलग शहरों में है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स आते हैं, या सो कॉल्ड पेशेंट, कागजी पेशेंट बोलता हूं मैं इनको, आके दौड़ते हुए आते हैं, बोलते हैं कि भाई, पूछता हूं मैं कई बार मिलता हूं तो, क्या तकलीफ है आपको। वो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी, सारा परिवार। क्यों? क्योंकि मेरा किडनी फेल हो चुका, बिल्कुल फेल। मैं कैसे पता आपको? डॉक्टर ने बताया। मैंने, आपके बॉडी ने कुछ बताया होगा, आपकी बॉडी में कोई सिम्टम होंगे, कोई डिस्कम्फर्ट? नहीं नहीं, डॉक्टर ने बताया, वो पेपर में है। मैंने कहा क्या पेपर में है? कहा मेरा किडनी जो है ना बढ़ा हुआ है। अब किडनी के बढ़ने से क्या किसी का किडनी फेल होने का कोई कनेक्शन है? एक इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस बेस्ड बात, अगर तो कनेक्शन है तो क्या कनेक्शन है। तो उस पे थोड़ा अगर बात करेंगे तो एक ही लाइन बोलूं, एक दो लाइन, बिकॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज में देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से बहुत सारे पेशेंट्स डायग्नोस होते हैं क्रॉनिक। असली वाले पेशेंट नहीं, असली वाले पेशेंट तो है ही है, नकली वाले पेशेंट, कागजी पेशेंट। कागज में क्रिएटिनिन बढ़ा है तो वो ऐलान कर दिया ये तो किडनी फेल हो गया, अब अगला स्टेज डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो आप में से सबसे हेल्दीएस्ट हो, उसको अगर कोई ये कन्विंस कर दे कि आपका किडनी फेल हो चुका है, उसके बाद उसकी हालत देखिए उसी वक्त, आधा तो वही मर जाएगा वो, है ना, वैसा ही बिहेव करेगा, भूख ही नहीं लगेगी। फिर सब लोग कन्विंस हो जाएंगे ये तो वाकई में डॉक्टर ने बोला ये तो वैसे ही दिख रहा है, और उसका डायलिसिस शुरू हो जाएगा। यानी कि उसकी जर्नी एज ए पेशेंट शुरू हो ही गया। क्रिएटिनिन क्या है, उसके लिए ये समझना होगा, जब भी हमारे बॉडी में कोई इंफेक्शन आता है, खांसी जुकाम बुखार डेंगू मलेरिया होते रहते सभी को, हम ठीक भी हो जाते हैं। जब भी कभी कोई इंफेक्शन आएगा, बुखार आएगा, तो क्रिएटिनिन हम सबका बढ़ जाता है। उस वक्त आप केएफटी रिपोर्ट कराइए, हम सब किडनी पेशेंट कहलाएंगे। लेकिन इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो वो भी कम हो जाएगा। क्रिएटिनिन प्रोटेक्ट करता है ब्लड को कि इंफेक्शन और ना फैले। जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, बाई चांस उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा तो स्टेरॉइड छोड़ दीजिए। दैट डज नॉट मीन दैट योर किडनी फेल। या एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो लोग मांसाहारी हैं, एक्सपेरिमेंटली मांस नहीं खाना चाहिए, मैं तो नहीं खाता हूँ, ना ही मैं किसी को खाना बोलता हूँ, लेकिन जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं एज एक्सपेरिमेंट, अपना केएफटी टेस्ट कराइए और उसके बाद क्रिएटिनिन चेक करके आप खूब सारा मीट खा लीजिए, खूब सारा पेट भर के, 2 घंटे बाद फिर चेक करा लीजिए। 2 घंटे के अंदर आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो क्या आप मानेंगे 2 घंटे के अंदर मेरा किडनी फेल हो गया? जितना क्रिएटिनिन खाएंगे उतना ब्लड में क्रिएटिनिन दिखेगा। मत खाइए क्रिएटिनिन, एनिमल फूड मत खाइए, डेयरी प्रोडक्ट मत खाइए, क्रिएटिनिन अपने आप नीचे आ जाएगा, राइट।
आप एक और सिंपल एक्सपेरिमेंट, कोई आप पहलवान पकड़ लीजिए जिसके मसल बने, उसका आप KFT रिपोर्ट कराइए, उसका क्रिएटिनिन हाई मिलेगा। जितने ज्यादा मसल उतना क्रिएटिनिन ज्यादा। लेकिन कभी कभी जब किडनी फेलियर होता है तब भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो क्रिएटिनिन बढ़ने के 5 कारण में से एक कारण जरूर किडनी फेलियर है, लेकिन 4 कारण ऐसे भी है जो किडनी फेलियर के अलावा है। तो हमें यह पहचानना होगा कि वो किडनी फेलियर की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ गया या फिर बाकी 4 वजह से बढ़ गया। अगर बाकी 4 वजह से, तो उन वजह को हमें टैकल करना। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि ये किडनी फेल की वजह से बढ़ गया? आपको मैं सिखाना चाहता हूं अगले 1 मिनट में, ताकि आप और हम मिलकर कम से कम लोगों के दिमाग में शंका और चिंता किडनी को लेके वो तो ठीक हो जाए। हम कैसे पहचानते हैं, मैं कैसे पहचानता हूँ कि असली वाला किडनी पेशेंट, ना कि सिर्फ रिपोर्ट में। जब भी आप असली वाले किडनी पेशेंट से मिलेंगे, सबसे पहले उसके पैर को देखिए। पैर में स्वेलिंग होगी, ये पहली निशानी है, स्वेलिंग ऑन द लेग्स, राइट। दूसरी निशानी, उससे पूछिए उसका बीपी कैसे रहता है। अनयूजुअली हाई रहता है, जैसा पहले नहीं रहता था उसका 2 साल पहले, 200/100, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरी निशानी। तीसरी निशानी, उसका यूरिन आउटपुट 400 ml से नीचे होगा 24 घंटे का। वो तो वो खुद पता लगा सकता है, एक दिन मेजर कर सकता है। ये 3 बड़े निशानियां हैं जिससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, इसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। किडनी का ये 3 ही काम होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। किडनी ये तीनों काम ढंग से नहीं करता, राइट। इसके अलावा वो फिर वीकनेस भी आएगा, उसको उल्टियां भी आएंगी, कंफ्यूजन भी होगा, खुजली होगी बॉडी में, क्योंकि जब पेशाब के रास्ते जो चीज बाहर नहीं निकल रही, क्रिएटिनिन वगैरह, वो चीज फिर स्किन के रास्ते बॉडी निकालना चाहती है, फिर खुजलियां वगैरह शुरू हो जाती है। तो अगर ये सारे सिम्टम वो बता रहा है तो वो किडनी पेशेंट। लेकिन इसमें भी घबराने की बात नहीं है, क्या करना है वो अगले 10 मिनट में बताने वाला हूँ। हमारे पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट को भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए छोटी छोटी चीजें जो इंसान घर पे कर सकता है, तो वो उस पर हम आएंगे। तो जिनको ये लगता है कि क्रिएटिनिन के बढ़ने से इंसान की मृत्यु जल्दी होती है, तो इस बात को के सत्यता को पता लगाने के लिए एक बहुत बड़ा ये ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी। 5388 पेशेंट्स जो जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, उनमें देखा गया कि भाई कुछ साल उनको फॉलो अप किया कि क्या ज्यादा क्रिएटिनिन वाले की मृत्यु ज्यादा जल्दी होती है। लेकिन कंक्लूजन निकला, जितना ज्यादा क्रिएटिनिन उतनी कम मृत्यु। उल्टा, among the किडनी पेशेंट्स में हाई क्रिएटिनिन जिनका होगा, उनमें मृत्यु होने के चांसेस कम है इन कंपैरिजन टू जिनमें लो क्रिएटिनिन होगा या कंपैरेटिवली क्रिएटिनिन लो होगा। तो ये रहा इसका एग्जांपल। तो क्रिएटिनिन इटसेल्फ डू नॉट से एनीथिंग, वो अपने आप में एक मिसलीडिंग नंबर है, और जो कंफर्मेटरी है वो क्या है, आपके बॉडी के सिम्टम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आखिरी बात बता के फिर सीधे ही हम आते हैं कि करना क्या होगा, क्या नहीं करना होगा, वो मैंने बता दिया कि डायग्नोसिस विल मेक यू। और उसके एक आखिरी एक छोटा सा वीडियो आप देखिए। हमने 3 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, बंदर, सबके नाक और मुंह से स्वैब निकाला, जैसे कोरोना में होता था ना। और निकाल के हमने कोविड टेस्ट लैब चले गए और जाके दे दिया। ये फलों के भी कुछ सैंपल ले लिए, मच्छर मक्खी के भी सैंपल ले लिए, और बोला ये इंसानों के सैंपल देखो जरा, इनमें से कोविड पॉजिटिव कौन कौन है। और जब उनको पता नहीं था, उन्होंने जब टेस्ट किया, उसके बाद रिपोर्ट आई, एक मच्छर कोविड पॉजिटिव निकला, एक कुत्ता छोटा वाला था वो कोविड पॉजिटिव निकला, खरबूजा कोविड पॉजिटिव निकला। तो जब हमने बोला कि इनमें से तो कोई भी इंसान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम तो रिपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन तब तक उनके लिए देर हो चुकी थी, हमने कैमरा वगैरह लगाए थे ताकि इस तरह का मुकरेंगे तो वी हैव रिकॉर्डेड एविडेंस। फिर उस एविडेंस को इकट्ठा करके हमने ये किताब निकाली, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। और ये किताब अब पिछले 3 साल से ये अमेजन पे है, पहले कभी बेस्ट सेलर भी रही है, अभी भी अमेजन पे है। तो ये समझना होगा आपको, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देखिए। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखिए, सभी लोग, कि 5-10 हजार रुपए लगा के, जिस तरह से मैंने कुछ सैंपल कलेक्ट किए अलग अलग जानवरों के, मक्खी मच्छर के, फल सब्जी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, करके आप किसी भी कोविड टेस्ट लैब में जाइए, उनको मत बताइए इंसान के सैंपल नहीं है, और बताइए कि कोविड टेस्ट कर दे। और तब आपको सच्चाई पता चलेगी। सच्चाई ये है कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आता है। यहाँ पे 200 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10% का कोविड पॉजिटिव आएगा ही। फिर दोबारा कर लीजिए, फिर 10% आएगा, बट दैट 10% विल डिफरेंट फ्रॉम दिस। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये लाइव भी चल रहा है, और ऐसे ही मैंने 3 साल से मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये जो टेस्ट है, इसके जाल में फंसेंगे तो
जिस तरह से पहले घर पे बंद हो गए थे सब कुछ बंद करके, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी हमारी जो जान है वो वहीं की वहीं कैद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो टेस्ट के चक्कर में पड़िए, टेस्ट को टेस्ट कीजिए, टेस्ट को टेस्ट कीजिए कि भाई क्या ये सत्य है। कोई चीज सत्य इसलिए नहीं बन जाती क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं। सत्य वही होता है जिसका कोई सबूत हो। इस बात को अगर माने कि ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, अखबार भी बोल रहा है, टीवी, तो सच्ची होगा। एक तो एक तरीका है। दूसरा तरीका सबूत क्या है। तो अगर आप इस तरीके में बिलीव करते हैं सब लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, तो गुमराह आप हो सकते हैं। और सवाल जान और माल की है। तो जो बातें मैंने बताई अभी, टेस्ट की के ऊपर एक पूरा दिन का सेशन कभी हो सकता है, जैसे बायोप्सी है, पेट स्कैन है, लेकिन फिर सोल्यूशन की बात नहीं कर पाएंगे, किसी और दिन हम करेंगे। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है कैंसर के टेस्ट का, डायग्नोसिस के बारे में जानना है, हार्ट के टेस्ट का, तो ये 3 किताबें आप देख रहे हैं यहाँ पे, रैपिड टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर एंड फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। ये bishrup.com/ebook में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं से जाके अमेजन वगैरह से खरीद भी सकते हैं अगर आपको गहराई में जाना है तो डायग्नोसिस इज अ डिजीज। अगर बायोप्सी में आगे कैंसर है तो उसका कोई मतलब नहीं कि वो कैंसर है ही, लेकिन वो इंसान के लिए तो वही कैंसर है, वो तो आधा वहीं पे उसकी जान चली जाएगी। तो डायग्नोसिस इज द बिगेस्ट डिजीज। अभी तक का तो मेरा यही कंक्लूजन है कि डायग्नोसिस करे तो गए काम से। कैसे पता चलेगा हम बीमार हैं? आपकी बॉडी बताएगी ना। आप थके थके होंगे, आपके जोड़ों में दर्द होगा, आप उठ नहीं पाएंगे, कुछ मन अच्छा नहीं करेगा, कहीं दर्द, ट्यूमरस ग्रोथ हो जाएगा जो आपको दिखाई देगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप 2 कदम चलेंगे तो सांसें फूलने लगेंगी। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। आपके पैर सूज जाएंगे, यूरिन आउटपुट कम होगा तो आपको पूरी बॉडी फूल जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। अगर सिम्टम नहीं है तो आप परफेक्ट ही हैं। आपको किसी और के बनाए हुए चप्पल में अपने के हिसाब से अपने पैर को नहीं, आपको रीशेप करना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब करना क्या होगा, सोल्यूशन क्या है, इस पे मैं आता हूं। अगर कोई वाकई में बीमार है, वाकई बीमार का मतलब कि जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, पूरे दिन भर के काम में आप इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज बॉडी आपका साथ नहीं दे पा रही, उतनी एनर्जी नहीं है, या पूरे बॉडी में दर्द रहता है, या उठने का मन नहीं करता, ये कुछ ना कुछ वीकनेस है, ब्रेथलेसनेस है, राइट। तो यानी कि बॉडी साथ नहीं दे रही, सिंपल। So what is the definition of the disease? When your body is not with you, right? जब आपका बॉडी पेनफुल है, डिस्कंफर्ट में है, और वो आपको किसी डायग्नोसिस की आवश्यकता नहीं, बॉडी खुद ही बताएगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करना है? तो हम क्या करते हैं हमारे 72 आवर कैंप में, 72 आवर्स अगर ऐसा करना है तो आज का दिन छोड़िए, कल से लेके 72 घंटे से 72 आवर्स के लिए ये करके देखिए जो अभी बताने जा रहा हूँ। 72 आवर्स। बड़े बड़े से बड़े बीमार लोग आते हैं हमारे पास, बड़े से बड़े बीमार मतलब काफी लंबे समय तक इंसुलिन लेके आते हैं। हर महीने हमारा कैंप लगता है, अभी कैंप था 2 हफ्ते पहले यहाँ पंचकुला वाले नए हॉस्पिटल में। हर महीने हमारा कैंप लगता है। 72 आवर कैंप के नाम से ही है। पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए इस कैंप को लगे हुए। अलग अलग देशों में लगता है 72 आवर्स। लेकिन जो हम कैंप में करते हैं वो आप घर पे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हमारे कैंप में आने की जरूरत नहीं है, जरूरत है इसको समझने की। तो 3 दवाइयां जो हम देते हैं अपने पेशेंट्स को, 3 दवाइयां बस। पहली दवाई का नाम है, सबसे फास्टेस्ट दवाई, टाइम एज मेडिसिन। ये जो मैं बताता जा रहा हूं उसके डिटेल में जाना हो तो साथ में वो किताब भी है जो आप ई बुक ले सकते हैं, है ना। टाइम एज मेडिसिन का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ ये करें जो मैं अब बताने जा रहा हूं अगले 1 मिनट में, सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, सनसेट से पहले आपका डिनर फिनिश हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, ये नहीं बोल रहा हूं। खाना चेंज करने नहीं बोल रहा हूं। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM, राइट। अगर आप ये कर लेते हैं, अगर वर्ड यूज कर रहा हूं, कई लोग नहीं करेंगे, अगर आप ये कर लेते हैं और ऐसा करते हुए अगर 10 दिन हो जाते हैं, विद इन द फर्स्ट 10 डेज गुजरने के बाद, विद इन 10 डेज के बाद 11वें दिन से आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा, एसिडिटी गायब हो जाएगा, ब्लोटिंग गायब हो जाएगा। अगर आपने करते करते 15 दिन पार कर दिए तो ज्वाइंट पेन रिलीफ होने लगेगा। अगर करते करते 3 हफ्ते पार कर दिए, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा, आपको दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाएगी, इंसुलिन टेपर डाउन करना जरूरत पड़ जाएगी। और अगर 4 हफ्ते भी गुजार दिया आपने तो गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज या मोटापा, वो उसमें मोटापे में तो 5% घट जाता है एवरी मंथ, 5% रिडक्शन, राइट। और मोटापे में जो एक्सेस फैट है वही घटता है। तो मैंने आपको ये बताया सिर्फ एक चीज करना है, डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। यानी कि आप लगभग 10 घंटे के ब्रैकेट में खा रहे हैं और बाकी आप कुछ नहीं खा रहे हैं।
तो जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं, यानी कि शाम के 6 बजे के बाद, तब भी बॉडी को खाना चाहिए। तो बॉडी क्या करता था, जहां जहां आपका ट्यूमर है, स्टोन है, ब्लॉकेजेस हैं, आप कभी स्टोन किसी का निकलता किडनी का, अगर उसको तोड़ के देखें उसके अंदर क्या है पता है आपको? उसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। वो एक तरह का खजाना है जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो स्टोन, ट्यूमर, उसके अंदर खजाना होता है। तो लेकिन वो खजाना बॉडी तब यूटिलाइज करेगी जब आप सनसेट के बाद नहीं खाएंगे तब, राइट? डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद जो आप खाते हैं वो बॉडी स्टोर करती रहती है, और सनसेट से पहले जो खाएंगे वो बॉडी यूटिलाइज करती रहती है। एज सिंपल एज दैट, राइट? हमारी दिस नोन एज सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी बनी ही ऐसे है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट एंड डू इट फॉर फ्यू डेज। तो कितने कितने रिजल्ट आएंगे वो हम अपने हॉस्पिटल्स के डेटा से आपको बता रहे हैं। बाकी डिटेल डेटा के लिए वो किताब का मैंने रेफरेंस दिया है, टाइम एज मेडिसिन, राइट? तो याद रखिए, हमारे मान लीजिए यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, पियानो भी है, गिटार भी है, तबला भी है, और सारे लोग जब बजा रहे हैं आपस में हारमोनी, आपको जो सुनाई देगा व्हाट इज कॉल्ड म्यूजिक। लेकिन मैं क्या करता हूँ, चालाकी से पीछे वाला जो बांसुरी वाला उसको छेड़ देता हूँ, भाई साहब गाड़ी की चाबी देना, हटाना है। जैसे मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, वैसे जैसे वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसके डिस्ट्रैक्ट होने से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। हालांकि सब बजा अभी भी रहे हैं, लेकिन आपको जो सुनाई देगा नॉइस, है ना? तब भी वो बजा रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपस में हारमोनी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनकी आपस में हारमोनी अगर होगी, आपकी लाइफ होगी म्यूजिक। हारमोनी बिगड़ेगी तो आपकी लाइफ होगी नॉइस। इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, राइट? और इसको अभी 2 साल पहले नोबेल प्राइज भी मिला था इस वाले साइंस को। तो सर्केडियन क्लॉक को रीसेट कैसे करना है, उसका सबसे फास्टेस्ट तरीका है, डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM, राइट? ऐसे करने से बीमारियां धीरे धीरे चली जाएंगी। चली जाने के बाद 1 से 3 महीने लगेंगे, उसके बाद आप थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। 8 AM टू 8 PM, शाम के 8 बजे तक खाओ, लेकिन 12 घंटे आपने नहीं खाया, दैट इज द टाइम व्हेन बॉडी विल वर्क। तो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप खाते हैं ऐसे टाइम पे जब सूर्यास्त हो चुका है, तो मोस्टली दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड, दैट इज स्टोर्ड। जो चीज स्टोर हो गया वही आपको बीमार करेगा, है ना? तो वेरी सिंपल, इसमें टाइम इज मेडिसिन, राइट? कुछ करना ही नहीं है, यही करना है, कुछ करना नहीं 6 बजे के बाद, है ना? पानी पी सकते हैं कभी भी, कितना भी पानी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसको वो इट विल नॉट डिस्टर्ब योर सर्केडियन क्लॉक। अब आते हैं दूसरी मेडिसिन जो हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोगों को यहाँ आने से पहले डीआईपी डाइट का आइडिया था, पता था? कुछ लोग हैं, देयर आर फ्यू जो हाथ रेस कर रहे हैं। डीआईपी डाइट पिछले 14 साल से मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। डीआईपी डाइट पे जब हमारे पेशेंट जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के पेशेंट, हिम्स हॉस्पिटल में, हम ये चीज पर्टिकुलर करते हैं कि हमारा जो किचन है वो 6-6:30 बजे बंद हो जाता है। हमें पता है कि पेशेंट किसी चीज का भी आया हो, हम जब उसको खाना देंगे ही नहीं, हमारे कंट्रोल में पेशेंट है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में उसको ठीक होना ही होना है। साथ में मैं ये भी बोल रहा हूँ, उसके लिए उस डिसिप्लिन को मेंटेन आप घर पे भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी हॉस्पिटल में आके करना है। आज जिनके पास पैसे हैं वो हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आप सब तो अभी बताया आचार्य जी ने कि भाई वो बहुत बिजनेसमैन बड़े से बड़े आने वाले, मैंने कहा ठीक है, फिर तो हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं आप, राइट? तो खैर, हॉस्पिटल में आए या घर पे करें, करें यही फूड एज मेडिसिन में। जब हम अपने पेशेंट को डीआईपी डाइट देते हैं, 14 साल से हम दे रहे हैं, पहले 3 दिन के अंदर 90% पेशेंट को दवाई छोड़नी पड़ती है। इंसुलिन को एटलीस्ट 50% टेपर डाउन करना पड़ता है। 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर बीपी की गोली सबकी छूट जाती है, अधिकतर की, और 2-4% जिनका किडनी फेलियर होता है उनका तो नहीं छूटता, लेकिन अगर किडनी फेलियर के अलावा है तो छूट जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाता है, 250 से ऊपर जो होता है कम हो जाता है। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मोस्टली ठीक हो जाता है। अगर यही करते करते 1 महीना हो गया, तो एंजाइना जो है, हार्ट डिजीज, यानी कि एंजाइना, जब भी चलते हैं आपको चुभन होती है, दर्द होता है, या ब्रेथलेसनेस होती है, थकान होती है, जब भी आप स्टेयर चलते हैं तो वो गायब हो जाता है। ओबेसिटी 10% रिडक्शन ऑन द फर्स्ट मंथ, यानी कि 100 kg का इंसान 1 महीने के अंदर 90, अगले महीने 5% रिडक्शन मोर, यानी कि 85 kg। इस तरह से 3-4 महीने में नॉर्मल बीएमआई में आ जाता है। 2 महीने अगर आपने डीआईपी डाइट फॉलो किया, तो ये हो ही नहीं सकता कि थायराइड की गोली छोड़नी मजबूरी ना हो जाए, नहीं तो आपका हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और कहीं आपने अगर 6 महीने कर लिए
तो कैंसर है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, इसमें क्लियर इंप्रूवमेंट, ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है, उसके सारे सिम्टम गायब हो जाते हैं। 8 महीने कर लिया तो किडनी डिस्फंक्शन, लिवर, स्किन डिजीज, इसमें फायदा होने लगता है। 3 महीने बाद अक्सर हमारे पेशेंट्स आते हैं कि भाई हमने तो डायबिटीज के हिसाब से डाइएपी डाइट लिया था, लेकिन हमारा कैटरेक्ट ठीक हो गया, हमारे चश्मे छूट गए, ग्लूकोमा ठीक हो गया। तो 3 महीना लगातार करने से आप में से कई लोग चश्मा पहने हुए हैं इस वक्त, और आपकी मजबूरी होगी चश्मे का या तो पावर कम करना पड़ेगा या छोड़ना ही पड़ेगा। चश्मे से नहीं दिखाई देगा फिर ठीक से, बिना चश्मे के फिर ठीक से दिखाई देगा। 3 महीना, 3 महीना, राइट। तो 9 महीने से 1 साल के अंदर जो हार्ड वर्ल्ड जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उसमें क्लियर कट इंप्रूवमेंट दिखता है, और उसके भी रिसर्च पेपर्स मैं आपको शेयर करूंगा जो हमारे पेशेंट के छपे हैं जर्नल्स में, राइट। तो ये डीआईपी रेट क्या है ये आप समझ लीजिए, ये वीडियो का लिंक भी हम आपको दे देंगे ताकि यही वाला पूरी रिकॉर्डिंग पर और देख सके आप। डीआईपी रेट में 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप है 12 बजे तक सिर्फ आपको फल खाना है, 3 से 4 तरह के फल आपकी पसंद के, उसमें संतरा, तरबूज, खरबूज, पपीता, जितने सारे फल हैं जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो आपको कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक मीठे फल जरूर खाने, मीठे फल जैसे आम, जैसे अंगूर, जैसे चीकू, उतनी जल्दी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाई कुछ उल्टा ही सुनाई दिया। अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं कि मैं 15 साल से मैंगो नहीं खा रहा हूं फिर भी मैं डायबिटिक पेशेंट हूं। मैं उनको बोलता हूं क्योंकि आप 15 साल से मैंगो नहीं खा रहे इसलिए आप डायबिटिक पेशेंट हैं। जो चीज आपको ठीक कर सकती है वही चीज को दुश्मन बना के वही चीज को बना दिया, ये आपको छोड़ना है। याद रखिए, याद है ना जब मैंने शुरू किया था टाइमिंग वाली बात मैं कर रहा था, टाइमिंग वाली बात याद रखिए कि डायबिटीज भी लेक्चर की तरह है। लेक्चर शुरू हुआ लेट, मैं पहुंचा पहले, आप पहुंचे लेट, है ना। तो वही फूड पहले पहुंच गया और इंसुलिन बाद में आ रही है, दैट मेक्स यू डायबिटिक पेशेंट। फूड और इंसुलिन साथ साथ जाएगा तो डायबिटिक होंगे नहीं। मीठे से फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों साथ साथ कैसे जाएंगे। अब मान लो जब मैंगो खाएंगे आप, तो मैंगो के अंदर जो लाइव एंजाइम्स है वो सीधे ट्रिगर करता है पेनक्रियास को कि भाई हम आ रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन चलता है। जब तक मैंगो का शुगर ब्लड में पहुंचेगा तब तक इंसुलिन बन के साथ साथ पहुंच जाएगा उसी वक्त, पहले दिन से ही, क्योंकि मैंने तो 3 दिन बोला ना डीआईपी डाइट, पहले दिन से, पहली बार से ही, फर्स्ट टाइम से ही। आप कभी हमारे हॉस्पिटल विजिट करने आइए और सुबह का नाश्ता देखिए, ये फल भरा भरा रहता है, मीठे से मीठे फल, खट्टे से खट्टा फल, जैसा फल जितना चाहे पेट भर के खाते हैं। डायबिटीज पेशेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, वो तो हैरान भी होते हैं लेकिन दे हैव फेथ इन अस, तो खा लेते हैं और फिर देखते हैं कि ग्लूकोमीटर में ब्लड शुगर नॉर्मल क्यों आ रहा है जबकि इंसुलिन तो ली नहीं। उन्हें एक बार को शक होता है शायद ग्लूकोमीटर खराब आ रहा है, क्योंकि ये आदत नहीं है कि भाई इतने सारे फ्रूट्स तो कभी खा के देखे नहीं क्या होता है। और वो विद इन द फर्स्ट डे कई लोगों की हमारी दवाई छूट जाती है, सेकंड डे बाकी लोगों की छूट जाती है, कुछ रह जाता है तो थर्ड डे छूट जाती है, तो कुछ लोगों को 15 दिन भी लग सकते हैं। चलो मानो 15 दिन लग गए, तो 3 से 4 तरह के फल आपको लेना है और कितना खाना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10 कर देंगे तो दैट बिकम 700, मेक इट ग्राम। 700 ग्राम कम से कम मुझे खाना है मेरे लिए। इससे अधिक खाएंगे तो और अच्छा है, 1400 ग्राम खाएंगे तो और अच्छा है, 2 किलो खाएंगे तो। अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट एक फिगर है। 600 ग्राम में पेट भर गया कोई बात नहीं, यही रुक सकते हैं, लेकिन कुछ और नहीं खाना है। जब भी खाना है 12 बजे से पहले तो फल खाना है, स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी कभी आप लंच और डिनर में बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 2 वही है जो आपका प्लेट अभी है, रोटी सब्जी दाल चावल एनी वेजिटेरियन थिंग, इडली डोसा उल्टा सीधा सब कुछ प्लेट 2 में रख दो आप। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की वेजिटेबल्स जो कच्चा खाया जा सकता है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। कुछ चीजों को स्टीम कर सकते हैं, ब्रोकली, इस तरह की चीज, गोभी वगैरह। और 3 से 4 तरह के वेजिटेबल ले लें, मोस्टली रॉ। और कितना खाना है, बॉडी वेट, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम। 350 ग्राम से पहले अगर कम खाएंगे तो दैट इज अ फूड, और अगर अपने कैलकुलेशन 350 ग्राम है उससे ज्यादा खाएंगे दैट बिकम्स अ मेडिसिन। जब इतना खाएंगे तो और 2-3 दिन ऐसे करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपकी एपिटाइट बढ़ जाएगा, आपकी ईटिंग क्वांटिटी बढ़ेगी, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। आप देखेंगे कि जो सिम्टम्स थे वो गायब होने लगेंगे। जब प्लेट 1 आपने फिनिश कर लिया, अब प्लेट 2 में जो नॉर्मल खाते हैं वो भी खाइए, कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया मैंने, एक प्लेट ऐड किया। अगर आपको जरा भी ये लग रहा है कि भाई पहले इतना खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, पहले दिन ऐसा लगेगा, दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि आपकी भूख बढ़ेगी, आप दोनों प्लेट खा पाएंगे, बड़े मजे से खा पाएंगे। 350 ना सही, 300 ना सही, 250, उससे नीचे नहीं। मतलब ये कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी है,
लेकिन इस तरह से इस पैटर्न में खाना, साथ साथ नहीं खाने बोल रहा हूँ, पहले खाना सलाद। हम क्या करते हैं, 6 लोगों की फैमिली बैठ जाती है, बीच में सलाद का एक डोंगा होता है, हाँ, तो जिसमें खीरे टमाटर पड़े रहते हैं, 2-4 टुकड़े खा भी लेते हैं या नहीं भी खाते हैं, वो वहीं छूट जाता है, लेकिन दिमाग में लगता है कि हमने तो सलाद खाते हैं। वैसे नहीं खाना है, पहले सलाद खा के फिनिश करना है 350-300 ग्राम, उसके बाद आप रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आपका है वो खाइए, पेट भर के खाइए। कम खा के ठीक नहीं होना, ज्यादा खा के ठीक होना, राइट। तो लंच में यही करना, डिनर में भी यही करना। एक आखिरी बात, 2 तरह की चीजों को छोड़ दीजिए, जो भी चीज फैक्ट्री से आती हो, पैक्ड रिफाइंड फूड बिस्किट ब्रेड वो छोड़िए, जो भी चीज जानवरों से आती है वो छोड़िए, चाहे वो चिकन अंडे मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि दूध से तो बड़ा हड्डियां मजबूत होती हैं, तो आपने तो बचपन से दूध पिया ही है, तो काफी सारी मजबूत हो ही चुकी होंगी। अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे तो हड्डियां पिघलेंगी तो नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जरा सोचिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार करता है लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है कि नहीं। तो गो बाय द नेचर, दूध बना है हमारे बचपन में जब दांत नहीं निकले कुछ महीने के लिए, लाइक ऑल अदर एनिमल। और हमारी माँ का दूध, कई लोग बोलते हैं गाय का दूध तो बहुत न्यूट्रिशियस है, गाय के बछड़े के लिए न्यूट्रिशियस है। उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज अबाउट 6 टाइम मोर देन द ग्रोथ हार्मोन ऑफ ह्यूमन मिल्क। तो एक बछड़ा 6 महीने में पूरा 100 kg का बन जाता है, लेकिन एक इंसान को 100 kg बनने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है ना। तो हमें अपने बच्चे को गाय भैंस तो बनाना नहीं, इंसान ही बनाना है। फिर भी अगर आप सोचते हैं कि दूध इंपॉर्टेंट है तो जिंदगी भर आपने पिया ही है, मेरे बोलने से 3 दिन के लिए छोड़िए, उसमें तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। मान ही लीजिए 3 दिन में अगर रिजल्ट नहीं आए तो आप दोबारा अपना जो भी अपना पहले का था वो कर लीजिए, है ना। और अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है जैसा रिजल्ट मैंने अभी बताया था, राइट, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी क्या चाहती है। इंपॉर्टेंट है एविडेंस जो आपकी बॉडी दे रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, राइट। तो स्प्राउट्स हैं नट्स हैं मुट्ठी भर खाइए, जब मन चाहे तब खाइए, 6 बजे के बाद नहीं खाना। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, 6 बजे के बाद नहीं खाना है। तो मतलब ये कि ये सारे फ्लेक्सिबल फूड है। धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 नहीं बैठ सकते तो 20 मिनट, 20 नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट, थोड़ा बहुत तो धूप दिखाइए। जिस तरह से जब आप सांसें लेते हैं तो 99% ब्रीदिंग यहाँ से होती है और 1% ब्रीदिंग स्किन से होती है, ठीक उसी तरह से जो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन होती है वो मुंह से खाता ही है। स्किन के लिए द न्यूट्रिशन इज द सनलाइट, राइट। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सनलाइट एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो आप खाएं वो बॉडी में डाइजेस्ट हो। बाकी एनिमल क्या करते हैं, खाना नॉर्मल खाते हैं फिर अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, अब खाने को गर्म करते हैं फिर खुद एसी में घुस जाते हैं, उल्टा करते हैं, है ना। तो खैर ये है दूसरी मेडिसिन जो हम सभी को देते हैं, हर इंसान को हमारे हॉस्पिटल जब भी कोई पेशेंट आए, रिस्पेक्टिव कि वो कौन सी बीमारी से आया, ये दो तो कंफर्म, क्योंकि पता है कि इन दोनों का रिजल्ट तो आना ही है। एक तीसरी मेडिसिन और देखते हैं जो जिसे हम बोल सकते हैं 0 वोल्ट एज मेडिसिन। 0 वोल्ट, याद रखिए जब भी आपकी वोल्टेज 0 होती है उस वक्त आपकी इम्यूनिटी पीक पे होती है। सिंपल एक्सपेरिमेंट, 0 पे, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कोई, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल या कोई भी इंजीनियर सर यहाँ बैठे, राइट, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि आपकी जो वोल्टेज है वो 0 कब होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके घर में भी जो है 3 पिन प्लग में लगाते हैं, उसमें तीसरा पिन होता है अर्थिंग वाला पिन। तो अर्थिंग वाले पिन में अगर ना भी लगाए तब भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो चलेंगे ही, फिर भी क्यों लगाया। अर्थिंग को ग्राउंडिंग को लगाने के लिए बिल्डिंग में खर्चा भी बहुत किया, और 3 प्लग हर जगह है, इंस्ट्रूमेंट में भी है और आपके सॉकेट में भी है, क्योंकि उससे कई सारे कारण है, उनमें से एक बड़ा कारण है कि उस इक्विपमेंट का, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे एसी हो, उसकी आयु बढ़ जाती है, इट विल हैव अ लॉन्गर लाइफ, राइट। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए अर्थ से जुड़ा होना जरूरी है, इसीलिए आपने देखा अपने घर में, सबके घर में 3 पिन प्लग है, तीसरा एक सॉकेट है जो अर्थ का है, जहां पे अर्थ से कनेक्टेड डायरेक्ट, है ना। तो आपकी जो बॉडी, हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। एक डॉक्टर जब टेलीस्कोप से चेक करता है आपका हार्ट बीट, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेक कर रहा है। जब बोल रहे हैं ईसीजी कराओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। अगर कोई किसी को हार्ट अटैक आता है तो हो सकता है वो मरे ना मरे, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर, दोनों एक नहीं है। इलेक्ट्रिकल फेलियर होगा तो कुछ सेकंड के अंदर ही मर जाएगा वो,
दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। मैकेनिकल फेलियर है, इसे कहते हैं हार्ट अटैक। तो वो बच भी सकता है, मर भी सकता है। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रिकल फेलियर बॉडी की होगी तो मरना तय है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। आप देखेंगे अक्सर डॉक्टर्स भी कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक को एक दूसरे से मिला के बोलते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट मींस इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो फेल होगा तो हम इमीडिएट मर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसका मतलब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं तो हमें भी अर्थ से जुड़ना चाहिए, जुड़ना होगा। दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से कनेक्टेड नहीं है इस वक्त, ना तो मैं ना आप। बाकी जानवर चप्पल तो पहनते नहीं है और हमेशा धरती के ऊपर ही रहते हैं। एक चिड़िया पेड़ पे बैठती है और पेड़ धरती से जुड़ा हुआ है। तो सारे लोग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं धरती से, अर्थिंग से। अर्थिंग से जब कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। जब आप धरती से कनेक्ट होंगे तो विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड के अंदर आपकी वोल्टेज शून्य हो जाएगी। कैसे वोल्टेज शून्य हो जाएगी इसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूं। तीन चार बोतल खोल के, अब देखिए इसको समझाने के लिए, जब आप अभी यहां से बाहर निकलेंगे तो जहां कंक्रीट वहां नहीं, जहां पे धरती है, जहां पे धरती है वहां पे जूते उतार के जैसे ही आप पैर रखेंगे तो क्या क्या होगा उसको समझाने के लिए अब इसमें से आप, अब इसमें डालते रहो, पूरा पूरा भर दो इसको। अब देखिए दोनों के बीच में पाइप है तो एक से दूसरे में जा रहा है, और भी डालो। आपसे पूछता हूं ये कब से कब तक ये एक से दूसरे में जाएगा और कब बंद होगा जाना, किस कंडीशन में, राइट? तो कब, जब वो उसी कंडीशन में, ठीक छोड़, उसी कंडीशन में पानी एक से दूसरे में जाना बंद हो जाएगा जब दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा, है ना, राइट? नहीं तो ये जाता रहेगा, पानी वहां से आता ही रहेगा। ये आपको पता है, लेवल बराबर होगा। तो अभी अगर आपका वोल्ट मीटर से जो एक इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, मेरे पास भी गाड़ी में पड़ा है, तो अगर आप वोल्ट मीटर से आपकी मेरी वोल्टेज अभी चेक करेंगे जबकि हम धरती से कनेक्टेड नहीं है, तो हम की हमारी वोल्टेज 0.2485 कुछ ना कुछ आएगी, राइट? धरती की वोल्टेज कितनी होती है, 0 होती है, शून्य होती है। तो धरती से जैसे ही हम कांटेक्ट में जाते हैं तो धरती से इलेक्ट्रॉन आने लगता है बॉडी में, और हमारा वोल्टेज और धरती का वोल्टेज तब तक आने लगता है जब तक कि दोनों का वोल्टेज एक लेवल पे ना हो जाए। एक लेवल पे लाने के लिए कितना टाइम चाहिए धरती को, 10 सेकेंड। तो जैसे ही आप धरती पे पैर रखते हैं, विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड आपका वोल्टेज एंड धरती का वोल्टेज सेम हो जाता है, दैट इज 0 वोल्ट, एक लेवल पे आ जाता है। वो तभी आता है कि जब आपके बॉडी में एनफ इलेक्ट्रॉन धरती भेज दे, और जब आपका वोल्टेज हाई 0 वोल्ट हो जाता है, उसके बाद अगर फिर भी खड़े रहते हैं 20 मिनट तक, तो आपका मूड, आपका स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट वो कम होने लगते हैं। और अगर कहीं आपने 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक खड़े रहे तो आपकी हार्ट की जो पैल्पिटेशन जब होती है, अगर उनको खड़ा कर दें, पैर बिठा दें, धरती को कनेक्ट कर दें, तो उनकी पैल्पिटेशन नॉर्मलाइज होने लगती है। अगर 1 घंटा से अधिक अगर धरती से कनेक्ट में रहते हैं तो पेन, बॉडी का किसी भी तरह का पेन वो रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि जब भी कभी पेन होगा तो उसके कारण है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के पीछे एक मेजर कारण है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दे दो, पेन गायब कर दो। इलेक्ट्रॉन का पूरी दुनिया में है, दैट इज अर्थ। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आपने लिया, 1 घंटे में इलेक्ट्रॉन आ गया, जहां पेन है वहां इन्फ्लेमेशन कम हुआ, आपका पेन कम हुआ। 1 घंटा तो पेन किलर की तरह काम कर सकता है। 1 से 2 घंटे अगर आप रोज धरती से जुड़े रहेंगे किसी भी तरह से, उस रात की नींद आपकी अच्छी हो जाएगी। कहीं ओवरनाइट कोई धरती से जुड़ा रहता है, जैसे हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, तो उनका वुंड हीलिंग में काम करता है। गैंग्रीन के पेशेंट्स के लिए हम करते हैं, रात भर उनको धरती से कनेक्ट रखते हैं, या स्टिफनेस, पार्किंसन, उसमें आराम मिलने लगता है। तो बीपी नीचे आने लगता है। 7 दिन तक करेंगे रोज, अगर 7-8 घंटे करेंगे तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ये नॉर्मलाइज क्लियरली होने लगता है, सिर्फ एक चेंज से, कनेक्टिंग विद द अर्थ। और जो हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं पूरे देश में, जिनको हर महीने ब्लड चढ़ाना होता है, नहीं तो वो मर जाएंगे, उनको हम बोलते हैं कि 5 से 8 घंटे रोज धरती के टच में रहो।
और उनके बॉडी हीमोग्लोबिन बनाने लगती है और उनका अगला ट्रांसफ्यूजन डेट उनको स्किप करना पड़ता है, बिकॉज नाउ दे आर हैविंग नियर नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। तो अब इसको हमें समझना होगा कि यानी कि हमें 8-10 घंटे जाके ग्राउंड में बैठना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? हमें तो काम भी करना। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हैं आपकी बिल्डिंग में, वैसे ही करना है। आप हमारे हॉस्पिटल आइए, हम वहां पे आप देखेंगे हर बेड के साथ हमने ये कॉपर कॉर्ड है, ये आप दुकान से कहीं से बनवा सकते हैं अपने लिए। ये एक कॉपर का ये रॉड है, इसको खिड़की से बाहर ले जाके बाहर जहां जमीन है वहां गाड़ दिया, राइट। किसी मटके में नहीं, सीधे जमीन में गाड़ दिया जहां मिट्टी है, और थोड़ा पानी भी डाल दिया। अब ये जमीन में गड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये जमीन में गड़ा हुआ है। अब जब मैं इसके दूसरे छोर को छूऊंगा तो इट इज इक्वलेंट टू कि मैं धरती को डायरेक्टली टच कर रहा हूं, बिकॉज इट इज कंडक्टिव, है ना। तो अब छूने के बाद कोई वोल्टमीटर से मेरा वोल्टेज चेक करेगा तो भी 0 आ जाएगा। तो ये पता है कि इस मॉडर्न दुनिया में अगर मैं बोलूं कि 8 घंटे 10 घंटे आप धरती कांटेक्ट में रहें तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने क्या किया अपने हॉस्पिटल में कि इस तरह के हर खिड़की से ये निकाला हुआ है, राइट, ये गड़ा हुआ है और ये पेशेंट तक पहुंचाया। और ये पेशेंट इसको पकड़ के तो रहेगा नहीं, राइट, या कभी कभी तो हम बांध सकते हैं हाथ में, लेकिन वो भी डिस्कम्फर्ट होगा। तो हमने पेशेंट्स के लिए इस तरह का एक 0 वोल्ट बेडशीट बोलते हैं हम, ऐसा एक बेडशीट मैंने बनाया, आपको हर बेड में मिलेगा। 0 वोल्ट बेडशीट, इसमें आप देख रहे हैं धारियां दिख रही हैं, ये कॉपर वायर है। जो वीविंग स्टेज में ही हमने धागे के साथ कॉपर वेयर को वीव कर दिया, राइट, कॉपर वेयर। तो ये इस बेड में हम इसका एक एंड यहां पे पिन कर देते हैं। अब जब वो पेशेंट बेड में लेटा है तो वो कंडक्टिव है ये बेड, और ये तार बाहर जा रहा है, तो रात भर तो वो बेड में लेटेगा ही ना, चाहे कोई पेशेंट हो। और जब वो 8 घंटे बेड में लेटा है तो पूरे रात भर के लेटने से उसकी वूंड हीलिंग है, उसकी स्टिफनेस है, उसकी पार्किंसन है, उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर है, ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन है, उसकी नींद है, यही सारे होते हैं बीमारियां। पहली रात में बोलता आज नींद बड़ी अच्छी है, आज मेरा पेन थोड़ा कम है, आज स्टिफनेस थोड़ा कम है, आराम है। एक बार बना लो तो कितने दिन चलेगा? जीवन भर, राइट। सो ये एक मेडिसिन है जो या तो जानवरों के पास है, या जो बहुत गरीब भिखारी चप्पल तो पहनते नहीं है, बाहर ही रहते हैं, वो भयंकर रूप से बीमार नहीं पड़ते, बिकॉज धरती उनके पास है। जरा सोचिए एक छोटा बच्चा जब वो रोता है, बहुत रोता है, सब लोग उसको मनाने पे लगे, मान ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो माँ की गोद में जाता है ऐसा लगता है दुख दर्द एक ही सेकंड में गायब हो गया, माँ ने कुछ किया भी नहीं। सिमिलरली जब आप धरती माँ की गोद में जाएंगे आपके भी दुख दर्द धीरे धीरे कम होने लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी तरफ से महाराज जी के लिए, महाराज जी आपके लिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप सब अपने घर में ऐसा एक जुगाड़ कर लीजिए। तो ये बड़ा सिंपल है, एक बार हॉस्पिटल आकर देख सकते हैं, या फिर उससे अच्छा एक बार के लिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए या आपको स्ट्रेसफुल लगे 20-25 मिनट के लिए धरती से कनेक्ट हो जाए उसी वक्त, और अगर आपको फर्क लगे तो आपको एक क्लियर आइडिया लगेगा कि हाँ इट वर्क्स, है ना। और उसको समझने के लिए ये किताब है, ये किताब क्योर एट द रेट 0 वोल्ट, पूरा साइंस दिया हुआ है, हमारे पेपर सब इसमें दिए हुए हैं। ये किताब भी आप डाउनलोड करके पढ़ ही सकते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं यूएस कनाडा वगैरह, अगली बार जब जाएंगे तो जाते ही जेट लैग हो जाता है आपको, है ना। जेट लैग से अगर बचना हो किसी भी देश में जाएं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते अपना जूता उतारिए और जो भी नियरेस्ट धरती मिलती है वो धरती पे पैर रखिए आधे घंटे के लिए। आपका जो सर्केडियन क्लॉक है वहां के टाइम के हिसाब से रीसेट हो जाएगा, और फ्रॉम द सेम नाइट आपको नींद आएगी, जो कि नॉर्मली कई रात तक आप जगते हैं और दिन में सोते हैं, बिकॉज जब यहाँ पे दिन होता है तब वहां पे रात होता है ना। तो जरा सोचिए जेट लैग जो कि बहुत परेशान करता है, इंसान को बीमार कर देता है, वो धरती से जुड़ते ही वहां के जियोमैग्नेटिक फील्ड से आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपके हार्मोनल जो साइकिल है वो वहां के हिसाब से रीसेट हो जाता है।
जैसे मेलेटोनिन मेरा आपका आज रात को 10 बजे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि लगभग उसी टाइम पे हम लोग सोते हैं, लेकिन वहां के टाइम के हिसाब से जाएंगे तो मेलेटोनिन वहां पे दिन में प्रोड्यूस होगा, बिकॉज यहाँ तब दिन होता है। इसलिए जब आप यहाँ से किसी भी और देश में जाते हैं जहाँ पे उल्टा टाइम जोन है, तो आपका सर्केडियन क्लॉक तो इंडिया के हिसाब से सेट है, तो वहां जाके नींद नहीं आएगी, वहां जाके स्ट्रेसफुल लगेगा, वहां जाके थकान हो जाएगी कई कई दिन तक, फिर बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करता है। लेकिन वही वाला काम आधे घंटे में हो सकता है अगर आप जाते ही जूते उतारे और धरती से कनेक्ट हो जाएं आधे घंटे के लिए, बस आपका बॉडी रीसेट कर देगा। जियो मैग्नेट, जैसे आप मोबाइल है फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, यहाँ से वहां लैंड करेंगे यूएस में तो टाइम कहाँ का दिखाएगा, इंडिया का दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं वहां का टाइम दिखाए तो क्या करना पड़ेगा, वहां के नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली वहां के नेटवर्क से जियो मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, जैसे वहां के इक्विपमेंट्स जुड़े हुए हैं। सो दैट इज कॉल्ड जीरो वोल्ट थेरेपी। और ये एक ऐसी दवा है जिसके बिना आप पूरी तरह ठीक हो नहीं सकते, और ऐसी दवा है जो कहीं से खरीद नहीं सकते, जो हर एक के लिए अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। जितना इंसान ने अपने आप को धरती से डिसोसिएट करता चला गया, दूर करता चला गया, उतना इंसान बीमार पड़ता चला गया। अगर इस धरती पे ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो धरती से जुड़ के रहिए। सो दैट इज द की, द थर्ड मेडिसिन। अब ये तो हो गया 3 दवाइयां, एक आखिरी दवाई बोल के मैं अपना ये समाप्त करूंगा। 3 दवाइयां जो सभी को हम देते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल, जब भी कोई आता है 3 दवाई परमानेंट है, उसके बेडशीट लगी हुई है, डाइट परमानेंट है, टाइम एज मेडिसिन परमानेंट है। 6 बजे के बाद तो भाई है ही नहीं किचन, खाना ही नहीं है कहीं, और बाहर हमारे कार्ड भी घूमते रहते हैं कोई। और ये भी है कुछ पेशेंट लड्डू साथ में लेके आते हैं, उनको पहले ही पता है 6 बजे कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम उनको एजुकेट भी करते हैं पेशेंट्स को, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। बिकॉज हमारे हॉस्पिटल नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ये ट्रेनिंग सेंटर भी है। एक पेशेंट ही अपना ख्याल सबसे अच्छा रख सकता है। वो ख्याल तब रखेगा जब उसको पता होगा क्यों करना, क्या करना, तब वो करेगा, देन ही विल बी डिसिप्लिन। तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, जैसे ये ट्रेनिंग चल रही है, आप डेराबस्सी हॉस्पिटल में आइए तो ट्रेनिंग रूम है। अगर पेशेंट नहीं आ सकता तो उनके जो घर वाले उनको बिठाते हैं और समझाते हैं व्हाई यू आर डूइंग इट, ताकि वो घर जाके भी करे, ना कि हॉस्पिटल में करे। एक मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन, अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे, अचानक किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया उसको नीचे करना तो क्या करेंगे, किसी को बुखार आ गया तो क्या करेंगे, कोई एकदम से वीक पड़ गया तो क्या करेंगे। तो अब इमरजेंसी मेडिसिन जो किसी भी हॉस्पिटल से कई गुना ज्यादा, पहली बात तो हॉस्पिटल में, इसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा है, क्योंकि फिर एक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जो हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी जो लोग सोचते हैं ठीक हो जाएंगे, तो दो ही चीज होता है, तो इंसान मर जाएगा या बच जाएगा। अगर बच गया तो डॉक्टर ने बचा लिया, और मर गया तो बीमारी से मर गया। ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बारे में कभी और हम लेक्चर करेंगे। लेकिन अगर फास्टेस्ट तरीके से ठीक होना है इमरजेंसी में, तो उसकी एक दवा जो हम अपने हॉस्पिटल में देते हैं वो दवा आप घर पे भी रखिए, एंड दैट इज कॉल्ड हीट एज मेडिसिन। इसके लिए भी किताब है, ये किताब आपको देख रहे हैं, लेट द सेकंड हार्ट हेल्प, इसमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको ये किताब में, राइट। लेकिन इसको करना क्या है वो समझ लीजिए। जब भी कभी किसी को फीवर हो, हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो, कोई थकावट हो, बीपी हाई हो जाए, या नींद ना आ रहा हो, या कोई ऐसा होगा अचानक स्ट्रेसफुल हो गया है, तो उनके लिए अगला स्लाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। हमारे हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ये इक्विपमेंट मिलेगा, एक बाल्टी मिलेगी, बाल्टी के साथ एक मॉनिटर है जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस हम सेट कर देते हैं। बाल्टी के अंदर गर्म पानी है 42 डिग्री का। याद रखिए जब भी अगली बार फीवर होगा, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट तरीका फीवर को नीचे उतारने का वो है कि 42 डिग्री सेल्सियस पानी में अगर आप दोनों पैर रख देते हैं, एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी सबके पास है, पानी गर्म कर लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस, और उस पानी में दोनों पैर रख दीजिए। आप दोनों पैर उस पानी में आप डाल दीजिए और पानी में ऐसे बैठे रहिए 30 मिनट्स। आपको फीवर है 102 डिग्री, तो आधे घंटे के अंदर आपका 102 की जगह 103 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आप अपना पैर रखेंगे तो अगले आधे घंटे में आपका फीवर एकदम शूटिंगली क्लियरली नीचे आने लगेगा, आपके जो बॉडी एक है वो सब गायब होने लगेगी। जिस फीवर की वजह से एक हफ्ते तक वो घर में रहना पड़ता है, पैरासिटामोल खाते हैं, उल्टा सीधा कुछ करते हैं, वो आधे घंटे में ठीक हो जाना है। हमारे हॉस्पिटल में तो हम ये रेगुलरली करते हैं और पेशेंट को भी बताते हैं, घर पे आपको भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी कभी फीवर हो, फास्टेस्ट तरीका है, फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर इज ए मेडिसिन।
फीवर तब होता है जब फीवर हाई टेम्परेचर में वायरस एंड बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, इसलिए बॉडी फीवर क्रिएट कर रही है, बॉडी इज क्रिएटिंग ए फीवर, राइट। तो आपको क्या करना है, उस फीवर को हेल्प करनी है बॉडी को। तो आपके बॉडी को फीवर चाहिए, आपने कहा मैं फीवर देता हूं और ज्यादा देता हूं, ताकि बॉडी अपनी ऊर्जा ना यूज करे। और जब आपने और अपने पैर ही क्यों डाले, दिस इज कॉल्ड सेकेंड हार्ट, ये सेकेंड हार्ट बोलते हैं इसको मेडिकली, दिस इज द प्राइमरी हार्ट, सेकेंडरी हार्ट। जितनी बार आप पैर हिलाते हैं उतनी बार उतना ब्लड इजेक्ट होता है जितना एक हार्ट बीट में इजेक्ट होता है, करीब 80 ml। तो दिस इज सेकेंड हार्ट, इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। जब किसी को एंजाइना हो कि चेस्ट पे पेन हो रहा है या हार्ट अटैक के सिम्टम हो, तब 42 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस पानी में हम आधे घंटे के लिए बिठाते हैं, ताकि उसका एंजाइना को हम वहीं हॉल्ट कर सके, रिवर्स कर सके। जब किसी को एक्सट्रीम थकावट हो, तब भी ऐसे बैठेगा आधे घंटे के लिए, थकावट आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, हमने ये देखा। जब किसी का बीपी अचानक शूट कर गया हो, जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, नॉर्मली इतना बीपी नहीं रहता है, तो आधे घंटे के लिए बिठाते हैं, तो 42 डिग्री सेल्सियस एंड हिज पेन इज ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस। तो ये इमरजेंसी मेडिसिन है, जो बस आपको समझ आ गया। हमारे हॉस्पिटल में तो हमने ये ऑटोमेटिक सिस्टम किया, पानी इसी में गर्म होता है, इसी में गर्म रहता है, लेकिन इस कैलकुलेशन में ना पड़ के आप तो सिंपल बाल्टी यूज कीजिए, गर्म पानी आप स्टोव से कीजिए, और उससे भी करके जुगाड़ करके आपका काम वैसे ही होना है। अल्टीमेट मकसद ये कि गर्म पानी हो 42 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता चलेगा 42 डिग्री सेल्सियस? तो थर्मोमीटर आप खरीद लीजिए, ऐसा थर्मोमीटर आएगा, राइट। तो ये 200 रुपए का कहीं से भी मिल जाएगा, ऐसे रखिए। तो ये थर्मोमीटर आपकी जान बचा सकता है, वाटर थर्मोमीटर बोलते हैं, इट कैन सेव योर लाइफ। तो इसको ऐसे रखिए। तो आपका एक बड़ा मेडिकल बॉक्स उसकी जरूरत नहीं है, इमरजेंसी बॉक्स के लिए ये जरूरत है। इसमें इसके अलावा बहुत सारे और भी उपयोग है। अगर हम पूरे बॉडी को गर्म, अगर जरा सोचिए सिर्फ पैर गर्म पानी में डाल रहे तो ये फायदा हो रहा है, अगर पूरे बॉडी को डाल दें तो वो डालते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स में। आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो ये हॉस्पिटल का ही पिक्चर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, डेराबस्सी वाला जो हॉस्पिटल है। तो इस तरह के आपको टब मिलेंगे, इनमें जो पेशेंट दिख रहे हैं ये रियल पेशेंट हैं, ये वो लोग हैं जो डायलिसिस पे जाते थे एक टाइम पे। तो जब आप गर्म पानी में बैठते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, पानी का लेवल आपके चेस्ट तक है, शोल्डर तक है, 2 घंटे बैठेंगे, तो योर स्किन बिकम द थर्ड किडनी। आपके स्किन से वो सारी चीजें निकलने लगेंगी जो यूरिन से नहीं निकल पा रहा है, आपका क्रिएटिनिन हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, एक्सेस पोटेशियम हो, या फिर एक्सेस शुगर हो। तो जो लोग 2 हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस जाते थे, उनको हमने बोला कि रोज 2 घंटे इस पे बैठो। तो जब इस पे बैठते हैं तो बॉडी की स्वेलिंग खत्म होने लगती है, उनका ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, जो क्लासिक सिम्टम है किडनी पेशेंट्स के, वो ठीक होने लगता है। और साथ ही साथ हम उनके डायलिसिस को टेपर डाउन करते जाते हैं। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल के आप वीडियो देख रहे हैं ये। लेकिन कई लोग हैं, भारत में तो जुगाड़ बहुत अच्छा चलता है, आपको पता है दिमाग कितना चलता है। कई लोग हैं इसी तरह का वीडियो, जो ये वीडियो भी लाइव चल रहा है, देख के किडनी पेशेंट्स पूरे देश में खुद ही घर पे जुगाड़ करके डायलिसिस छुट्टी पा ली। फिर कभी मिलते हैं कि हम तो ठीक हो गए आपके बताए टेक्निक से। हमने कहा आप तो आए नहीं हमारे हॉस्पिटल में, हमने घर पे ही कर लिया। हमने कहा वीडियो भेजो कैसे घर में कर लिया, हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने वीडियो भेजा, हमें क्या वीडियो भेजा मैं आपको दिखाता हूँ घर पे क्या क्या जुगाड़ किया उन्होंने डायलिसिस छुट्टी पाने के लिए। ये असली वाले पेशेंट हैं, और डायलिसिस में जाता था ये हफ्ते में 2 बार, ये असली हफ्ते में 1 बार जाती थी। ये गर्म पानी, ज्यादा गर्म पानी उधर रखा हुआ है, ये इंडस्ट्रियल ड्रम लिया और उसमें बैठ गए, और काम तो वो भी उतना ही कर रहा है जितना हॉस्पिटल में आके करेंगे। ठीक होने से मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर में ऐसे 2 घंटे तक बैठना है। इन्होंने फ्रिज का दरवाजा हटा दिया, सेकेंड हैंड फ्रिज ले लिया, और ये भी वैसे ही काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बस ठीक होने से मतलब है, चाहे घर पे करो या हमारे हॉस्पिटल में आके करो। इन्होंने तो एक दीवार लगा दिया अपने बाथरूम में, और गर्म पानी का टूटी खोल दिया, 2-2 गीजर लगा दिए ऊपर ताकि गर्म मेंटेन रहे। इन्होंने तो इंजीनियर है ये महाराष्ट्र के, इन्होंने एक पोर्टेबल बना दिया जिसमें पानी अपने आप गर्म होता है, वहीं पे 40 डिग्री पे रुक जाता है, थर्मोस्टेट वगैरह लगा के एक जुगाड़ कर दिया अपने अपने नॉलेज के हिसाब से। देख रहे हैं पोर्टेबल कहीं भी लेके जा सकते हैं, दिखा भी रहे हैं कहाँ थर्मोस्टेट लगा, किस तरह से ये पानी का थ्रेशोल्ड मेंटेन। इन्होंने तो एक टीवी भी लगा दिया बाथरूम में ही, 2 घंटे तक ऐसे ही बैठना पड़ेगा, तो कम से कम टीवी इनके घर में जगह नहीं थी। ये जो इलेक्ट्रिक पैनल तो इन्होंने हमसे खरीदा, लेकिन आउटडोर इन्होंने सीमेंट से बना दिया, राइट। तो
इस तरह जुगाड़ किया इन्होंने। जो पानी की टंकी होती है छत पे, सिंटेक्स की टंकी, उसको आधे काटा, उसके अंदर ही इन्होंने अपना जुगाड़ कर दिया। एक थर्मोमीटर भी ले आए, वाटर थर्मोमीटर, जो मैं आपको बता रहा था। कुछ लोगों ने ऐसी दुकान से खरीद लिया पानी और खुद एक थर्मोस्टेट खरीद लिया, अपने गीजर से उसको अटैच कर दिया। इस तरह से ये असली वाले क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट थे कभी, लेकिन इन्होंने अपने घर में द DIP, डाइट, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, और ये करके अपने को डायलिसिस के चुंगल से हमेशा के लिए फ्री कर लिया। ये वो लोग हैं, राइट। और इनकी तादाद हजारों में है। इन्होंने अपने वाइफ के लिए बनाया, साथ में एक कुर्सी भी लगा दिया ताकि आराम से 2 घंटे बैठने में कोई तकलीफ ना हो। आप देख ही रहे हैं, ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किस तरह। इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने बाहर ही एक गड्ढा खोद लिया और एक हीट रेजिस्टेंट पॉलिथीन लगा दिया, उसमें पानी डाल दिया और उसमें बैठ के अपना काम चला लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉलिथीन हीट रेजिस्टेंट है, एक ढांचा बना लिया और एक गीजर ऊपर लगा है, एक और गीजर लगा दिया पानी गर्म करने में, और एक गीजर है पानी को गर्म रखने के लिए। तो और ये अजमेर का बच्चा है, हफ्ते में 2 डायलिसिस पहले जाता था, नाउ इज फ्री ऑफ डायलिसिस। और इन्होंने भी जुगाड़ किया। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सोच की मुझे करना है, वो सोच, वो तो कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। इसमें पैसे से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा आपको कि पैसा होगा तो ही हम ठीक हो। यहाँ पे मेरे पास कुछ किताबें हैं, ये PhD चैम्बर के लिए है किताबें। तो ये किताबें आपकी तरफ से भारती मैडम को दे दें। हाँ, अच्छा तुमको भी देखो। यस यस यस। तो ये है 4 दवाइयां, इनमें 4th मेडिसिन विच आई टोल्ड यू, दैट इज अ हीट एज मेडिसिन। हीट आपके लिए एक मेडिसिन के रूप में काम करती है, और हीट से आप कई सारी बीमारियां, आप आके देखिए हमारे हॉस्पिटल में, या किताब पढ़िए, या खुद ट्राई कीजिए छोटे मोटे फीवर वगैरह में, तो इट विल वर्क। इट वर्क्स द फास्टेस्ट, द सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग। सो विद दिस आई कंक्लूड माय टॉपिक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। राइट राइट। अगर फास्टिंग की रीडिंग मान लो 120 है, हाँ, और बीपी की रीडिंग उससे ज्यादा होनी चाहिए? नहीं जरूरी नहीं। अच्छा, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ। इन पर्टिकुलर केस फास्ट की रीडिंग से जो पीपी की रीडिंग है वो कम है, 55% केसेस में होगा। हाँ, उसका क्या मेडिकल कंडीशन है? देखिए, हम में से कोई 10 लोग ले लीजिए, आपकी पसंद का, डायबिटिक हो ना हो, 10 लोगों की फास्टिंग और पीपी कर लीजिए, 10 में से 5 लोग कम से कम होंगे जिनकी फास्टिंग ज्यादा होगी, पीपी कम होगी। इसे कहते हैं डॉन फिनोमेना। तो दैट इज नॉट एबनॉर्मलिटी। इसलिए फास्टिंग चेक करके आप, इट इज मिसलीडिंग। तभी हम बोलते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला चेक करो, राइट। तो फास्टिंग मिसलीडिंग है, उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जब आपने चेक करना तो रैंडम चेक करना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद, वो, एंड दैट शुड बी द राइट वे। दैट इज द राइट वे। Hello, myself Anas Chawla. Thank you very much, sir. For the... Hello. आपका जो ये आज का स्पीच है बहुत अच्छा लगा। मेरे 2 प्रश्न है सर। एक पहला, आपने एक जो कॉपर की वायर के साथ धरती में गाड़ के और अपने शरीर के साथ लगाना या टच करना, तो मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि क्या वो 4th फ्लोर पे रह रहा है, हाँ, या 6ठी मंजिल पे रह रहा है, तो वो अर्थिंग कैसे करेगा? नंबर 1। और नंबर 2, अभी आपने टेम्परेचर की बात की 42 डिग्री पानी। अब हम जब पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म कर लिया, आधे घंटे तक रखना है, आधे घंटे में तो पानी ठंडा होता जाएगा। हाँ। 42 मेंटेन करना है, या 42 एक बार कर लिया उसके बाद ठंडा होता है तो होने दो? देखिए, 2 प्रश्न है। दो का जवाब देता हूँ। मैं 7वें फ्लोर में रहता हूँ
फरीदाबाद में, तो मैंने अपना तार बहुत लंबा करके अपनी बालकनी से 2 साल हो गए मुझे नीचे इसी तरह से किया हुआ है। 2 साल में तो हमारे पड़ोसी ने अभी तक तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप तो फिर भी चौथे फ्लोर में रहते हैं, 3 ही लोग ऑब्जेक्शन करेंगे भी तो नीचे वाले, है ना। ये तो हुई एक बात। और आप हमारे कभी ऑफिस में आइए, फरीदाबाद ऑफिस में, तो वहां पे हमने हर टीम में मेंबर के नीचे एक स्ट्रिप लगाई हुई है, पैरों के नीचे, कॉपर का। वो स्ट्रिप को हमने बाहर कनेक्ट किया हुआ है, ताकि जब वो 8 घंटे बैठे अपने ऑफिस में तो 8 घंटे उनको अर्थिंग होती रहे। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई ना कोई तरीका निकलना पड़ेगा। आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहां पे उतने ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, तो ऑफिस का एक जुगाड़ कीजिए। ऑफिस का जुगाड़ भी नहीं हो सकता, चलो भाई बाहर जाके पैदल चलिए नंगे पैर कुछ देर 20 मिनट ही कर लीजिए। तो कोई ना कोई जुगाड़ क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए वो किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज फिर ये लेंदी हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, 42 डिग्री मेंटेन करना है, उसके लिए यही है। 42 डिग्री एक बार आ गया तो मैंने देखा ऑन एवरेज 5 मिनट के अंदर, हर 5 मिनट में एक और पानी का बकेट जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस पानी हो, वहां से एक मग पानी अपने हटाया, एक मग पानी रिप्लेस किया। 5-6 बार ऐसे करेंगे तो लगभग 42 मेंटेन होता है। लगभग की बात कर रहा हूँ, बहुत जरूरी नहीं कि एक्यूरेट 42 ही होना चाहिए तभी काम करेगा। अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, ऐसे मान लीजिए, और वो गर्मी लगातार मेंटेन रहनी चाहिए, इतना मान लीजिए। Excuse me. Hello, this side on your right. Small question. People at a certain age, एक उम्र के बाद ये 42 डिग्री या 2 घंटे पानी में रहना could have some other effects. तो उसके बारे में कोई मोटा मोटा गाइडेंस आप शेयर कर सकते हो? डिटेल में ऑफ कोर्स विल टॉक टू डॉक्टर. हाँ, मैं बता देता हूँ। Broadly, people who are in 70s or 80s, not on dialysis, but risk of creatinine at certain point. So how can they? I got it. इसमें क्या है कि जो लोग हेल्दीएस्ट भी हैं हम में से, वो भी जब हॉट वाटर में बैठेंगे पहले दिन, तो पहले दिन 20 मिनट से ज्यादा बैठना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना, हेल्दीएस्ट से के लिए। उल्टा जो जिनकी किडनी फेलियर के लोग होते हैं, उनके बॉडी में पानी भरा होता है, तो दे आर एबल टू सिट फॉर लॉन्गर पीरियड, राइट। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं, मान लो जब मैं पहली बार बैठा था तो मैं 20-25 मिनट बाद मुझे लगा था अब मुझे उठना चाहिए, मुझे सांसें दम घुट रहा है। लेकिन दूसरे दिन जब मैं बैठा तो 45 मिनट्स ऐसे करके, तो हाँ, तो इसमें करना क्या है, हमारे हॉस्पिटल में हम यही करते हैं, आपको भी ये करना है कि पहले पानी यहां तक और आधे घंटा ये एम किया, फिर आधे घंटे को 45 मिनट्स किया, अगले दिन इस तरह से, जैसे जितने में वो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ये हम बोल देते हैं पेशेंट को। जैसे आपको लगता है कि थोड़ा भी हाँ करें, कम आउट ऑफ इट। लेकिन हर दिन इनकी स्टेमिना बढ़ती जाती है, और हर दिन हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं और हाइट भी बढ़ाते हैं। वी एम की हाँ 10 दिन तक हम इस साइड पे पहुंच जाएं, और 10 दिन तक हम 2 घंटे को अचीव कर लें। 2 घंटा अचीव नहीं होता तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अचीव कर लें। इस तरह से हम मैनिपुलेट करने का, उसको बॉडी से एडजस्ट करने के कुछ तरीके निकालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फीवर होता है तो 42 डिग्री सेल्सियस उनके लिए ज्यादा होगा, 40 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। जितना आपको कितना गरम लगता है वो इंडिविजुअल पे भी निर्भर करता है। इतना गरम कि अच्छा खासा गरम लग रहा है, एट द सेम टाइम स्किन जले ना, दैट इज द राइट डेफिनेशन। दैट कैन बी फॉर सम पीपल 43, सम पीपल 42, सम पीपल 41 और 40, बट इसी के अंदर कहीं ना कहीं होगा। तो इसीलिए एक बार थर्मोमीटर से ये देख लिया कि कितने टेम्परेचर मैं सह सकता हूँ, अगली बार से फिर वो आसान हो जाएगा। हेलो, मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हेलो, ये जो आपने बताया था बीपी दोनों नीचे और ऊपर का मिला के शुड बी 250, तो उसमें मान लिया मेरा ऊपर का 170 है मान लिया, या 180 भी है और नीचे का 60 है, तो वो 240 हुआ। इज इट ओके? देखिए, ये जो आपने एक परमुटेशन बताया, ये रेयरेस्ट हो सकता है। अगर हाँ, अगर ऐसा है, ऐसा अगर है और कोई भी आपको सिम्टम डिस्कम्फर्ट नहीं है तो सब ठीक है। और अगर कोई सिम्टम डिस्कम्फर्ट है तो मैं बोलूंगा कि जो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बताया था, बाल्टी में पैर रखने वाला, उसको कर लीजिए तो बीपी थोड़ा नीचे आ जाएगा। आप कुछ बता रहे थे? अच्छा, एक चीज और, तो अभी टाइम को देखते हुए इसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा कर लेंगे क्वेश्चन आंसर, राइट। एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने बोला कि 8 बजे ब्रेकफास्ट और रात माइक ऐसे पकड़ो, और 6 से 8 के बीच में अगर मेरे को चाय पीनी है तो क्या करूं? देखिए
अगर तो चाय पीना तो मत पीजिए। पहली बात यह है कि समझिए इसको, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मैं बोलूंगा उसमें थोड़ी बहुत चीटिंग होगी, पहले ही मान के चल रहा हूँ। ये मान के चल रहा हूँ मैं 6 बोलूंगा तो ये 7 7:30 बजे तक जाके अटकेंगे, राइट। तो थोड़ी बहुत चीटिंग चल जाएगी, लेकिन चाय की कंडीशन में ये कि ब्लैक टी पी लीजिए, फिर थोड़ा सा ग्रीन टी पी लीजिए, थोड़ा सा हर्बल टी पी लीजिए, चल जाएगा। इस तरह से अपने मन को किसी न किसी तरह से बहलाइए। तो और वो तब तक ही करना है जब तक कि आप मेडिसिन फ्री एंड डिजीज फ्री ना हो जाए। उसके बाद तो 8 बजे से 8 बजे है ही, ठीक है। तो विद दिस वी कंक्लूड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।